नमस्कार मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने विंध्य क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया है। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। इनसे मिलने से पहले मैं इनका ज़रा सा परिचय बताना चाहता हूँ कि आप हैं प्रज्ञा जी, जिन्होंने प्रथम प्रयास में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे उच्च पद के लिए प्रथम प्रयास में ही आप उसको उत्तीर्ण कर गई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं रीवा आई और मुझे रीवा के कॉलेज में मॉडल साइंस कॉलेज में मुझे प्रवेश मिला और वहाँ से मैंने बीएससी किया। और बीएससी करते करते फाइनल ईयर में जब थी तो मुझे लगा कि अब मुझे उच्च शिक्षा में अपना करियर बनाना चाहिए। और तब मुझे नेट एग्जाम के बारे में पहली बार पता चला। तो मैं वहाँ नेट एग्जाम के लिए मेरे पास एक समस्या है कि मैं कौन सा विषय अब चुनूँ। तो उसके लिए क्योंकि मैं बीएससी करते हुए छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करती थी, हिंदी विषय को लेकर अभिरुचि शुरू से ही थी। तो मैं अब इसीलिए मैंने हिंदी को अपने उच्च शिक्षा के लिए हिंदी विषय को चुना और उसके बाद फिर एमए में प्रवेश ली। और उसके बाद फिर एमए में प्रवेश लेने के बाद मैंने पहले ही प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई किया। और उसके बाद लगी से आई थी साक्षात्कार देने के बाद। तो क्योंकि मेरे लिखित परीक्षा में भी स्कोर अच्छे थे तो आश्वस्त थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत हद तक आश्वस्त थी। लेकिन रैंक की अगर बात करें तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थी। और मुझे अच्छा तो लगा ही, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मेरी फर्स्ट रैंक है तो मेरे लिए अविश्वसनीय था। और मैं उसके बाद मैं बयान नहीं कर पा रही। और तो मतलब आपका जब आपको अनुभव हुआ, आपको पता चला तो आपको एक अलग अनुभूति रही होगी, क्योंकि आप वो ना तो आप कह पाएँ, बस शब्दों के माध्यम से आप नहीं बयां कर सकती। वो एक अलग से सुख अनुभव होगा। तो इससे पहले कि हम सबको अगर जानकारी देना चाहें अगर आप अपने बारे में, तो आपका शुरुआती शिक्षा का जो दौर रहा, तो आप जैसे हमको पता चला कि आप विज्ञान विषय से थी, शुरू से आप आई, फिर अचानक आप अपने उसमें पीजी में आप पहुंची, कहाँ पता चला कि आप एमए कर रही हैं हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य अपने आप में ही एक बहुत महत्व रखता है, एक साहित्य शब्द ही जुड़ रहा है और साहित्य का, हिंदी साहित्य का अलग ही अपने आप में एक रुतबा है, महत्व रख रहा है। इससे जुड़ने से पहले आप पहली बार जब देखी बाढ़ की आत्मकथा उपन्यास, तो क्योंकि उपन्यासों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था कि उपन्यास रोचक होते हैं, उस पर जो चीज़ें होती हैं वास्तविक घटनाओं पर भी आधारित होती हैं। तो जब मैं उसको पढ़ रही थी तो मुझे इतना अच्छा लगा और तभी से मुझे प्रेरणा मतलब मिली कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। असल में जो समाज में घटित हो रहा है उसको मैं अगर चाहूँ तो अपनी कल्पना के सहारे मैं उसको लिख सकती हूँ और समाज के सामने लाने का एक ये जरिया है कि मैं जो समाज में बुराइयां हैं उसको मैं अपने लेखनी के माध्यम से लिखूँ। तो मैं छोटी छोटी कहानियाँ लिखने लगी। बाद में उन कहानियों में सफाई भी आने लगी और जो एक धरातल है, तो ग्रामीण धरातल से जुड़ी हुई कहानियाँ। तो मेरे बड़े भैया हैं जो कि बीएचयू से पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी अभिरुचि देखकर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम हिंदी साहित्य को लेकर ही आगे बढ़ो। वहीं से आपको प्रेरणा मिली, मतलब आपके बढ़ गई। हाँ, बढ़ गई। जिससे हमें ये पता ज्ञात होता है आप चयन होते वक्त आपका विवाह हो चुका था। तो आप जब आपको भैया जी से प्रेरणा मिली तो उसके बाद जब आपने हिंदी साहित्य को लिया, उससे आगे बढ़ने की कोशिश की, तो आपके जो बीच में वैवाहिक जीवन के बीच और हिंदी साहित्य के बीच जो था, तो इसके बीच का जो खालीपन जो कह सकते हैं या फिर उसका जो भराव हुआ आपको वैवाहिक जीवन के साथ, अभी तो चयन आपको वैवाहिक जीवन के बाद ही मिली, तो इसमें क्या योगदान था आपके परिवार का, या फिर आपको इससे मतलब सकारात्मक विचार है जब आपको विवाह के बारे में पता चला? क्योंकि एक है ना कि वैवाहिक विवाह शब्द सुनते ही मन में अनेकों ख्याल आ जाते हैं कि अब आगे चल के हमारी शिक्षा होगी नहीं होगी। तो जब आपको पता चला कि आपको इसमें अपना भविष्य देख रही हैं, आप सीधा सीधा हिंदी साहित्य में लेखिका हो चुकी हैं आप, तो आप खुद ही लिख रही हैं समाज के बारे में, तो उस टाइम महसूस कैसा हुआ आपको? असल में जब मेरी शादी हुई तो चूँकि मेरे परिवार का जो यहाँ का माहौल है मायके पक्ष का, तो वो सब लगभग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, जैसे पिताजी प्रोफेसर हैं और भैया भी मेरे हायर एजुकेशन में ही अपना करियर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो मेरे घर में तो एक माहौल बना ही था। और जब मुझे शादी के बारे में पता चला तो मेरे मन में ये था कि शादी तो ठीक है, शादी तो हो ही जाएगी एक न दिन, लेकिन अपना जो पढ़ाई का वो एक क्रम है उसको नहीं तोड़ना है। और उसके लिए मैं मन में एक दृढ़ संकल्प पहले से ही ले
अपना करियर तो जरूर हाँ, वो बनाऊंगी तो और है। इसमें ही, और इसके लिए उसका मैंने नतीजा भी दिख रहा है। यहाँ का भी जी, जी। सहयोग मिला और सहयोगात्मक रवैया रहा परिवारजनों का भी, तो इसीलिए मुझे समस्याएं और ज़्यादा जीवन नहीं साथी का योगदान? हुई। जीवन साथी का ही योगदान बिल्कुल था और पूरा था। हो सकता है यही वजह है, सबका सहयोग और सबका एक सहयोगात्मक रवैया, सकारात्मक विचार, यही सब का परिणाम ही तो है। आप वैवाहिक जीवन का जब आपको विवाह शब्द से अवगत हुई आप, तो उसके बाद आप मतलब आपके मन में सकारात्मक विचार आया? हाँ, सकारात्मक विचार इस तरह से आते थे कि विवाह तो ठीक है, वो तो एक जीवन का एक अंग हाँ, है। अंग है, वो तो करना हाँ, ही वो है। तो करना ही है, लेकिन अगर उसके लिए मन में हम तो ख्याल भी आया होगा कि मैं बिल्कुल, सिलेक्शन के बाद बिल्कुल करूँ। बिल्कुल बहुत सारे ख्याल आते जी, जी, थे, जी। लेकिन सकारात्मक ख्याल ऐसे आते थे कि विवाह तो सबका होता है जी, वो तो और है। विवाह तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा, तो उसके लिए मैं जो करियर है उसको मैं क्यों उसका क्रम तो तोड़ूं। वैवाहिक जीवन में आपका जो दैनिक क्रियाकलाप था, मतलब घर परिवार है ना, कई तरह से आपको नए रिश्ते मिले, हाँ। उनके साथ कैसे समझौता हुआ आपका और आप यहाँ तक पहुँचे? असल में उन लोगों को पहले से ही पता था कि जी, जी, जी। मैं बात हो गई है। हाँ, बात जी। बात कर रही हो गई थी जी, जी। कि लड़की जो है अपना करियर बनाना जी, जी, चाहती है, और क्योंकि मेरी शादी 2020 में ही लग गई थी, जी। तो 2020 स्नातक आपका हुआ, उसके बाद शादी हुई आपकी? हाँ, उसके बाद शादी हुई, जी। तब मैं तैयारी कर ही रही थी। मतलब दौर में थी हाँ, आप? तब तैयारी के दौर में थी और जी। तभी मेरी शादी लगी थी, लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि शादी आड़े नहीं आएगी। जी, जी। और अगर शादी आड़े आते हैं तो मैं समाज में एक शिक्षा नहीं दे पाऊंगी ना, जो एक दैनिक जीवन में प्रेरणा लेके और आदमी जी, जी। कुछ काम करता है। जी, जी, जी। क्योंकि होता क्या है कि परिवार में जितने लोग रहते हैं उन सबसे भी प्रेरणा मिलती है, जी, तो मुझे जी, लगा जी। कि यहाँ तो घर वालों से प्रेरणा मिल ही जी, रही है जी, जी। और मुझे वहाँ भी प्रेरणा मिल सकती है अगर मैं चाहूँ जी, जी। तो इसीलिए मैंने काम का जो अपना समय था उसका एक टाइम टेबल ही फिक्स कर लिया था जी, कि जी। 1 बजे तक मुझे काम काम खत्म खत्म करके करके फिर अपना आपको पढ़ाई करना। अपनी शिक्षा की ओर जाना हाँ है। हाँ, जी, तो जी। इसमें सब लोगों का सहयोग, और सभी का सहयोग था। सभी का सहयोग। जैसे हमें पता चला कि आपने प्रथम प्रयास में ही नेट किया, जेआरएफ किया, तो मतलब नेट जेआरएफ के लिए आपने जो अपनी शिक्षा का माध्यम जो बनाया जी। जी, तो कैसे आपने शुरुआत की माध्यम? आपने पहले ही प्रथम प्रयास में ही आप उत्तीर्ण हो गई नेट जेआरएफ साथ में, तो फिर उसका माध्यम क्या था? असल में मेरा जो बैकग्राउंड था, जैसा कि आप जी, जानते हाँ, हैं, विज्ञान विज्ञान से था। विज्ञान तो समझते हैं। नेट में जो 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर तो विज्ञान था मेरा माध्यम, तो इसीलिए मुझे फर्स्ट पेपर में ज़्यादा समस्या नहीं, आपत्ति नहीं आई आपत्ति होगी। नहीं जी, आई। जी, जी। जो सेकंड पेपर था वो मेरे लिए एकदम नया था, बिल्कुल नया था बिल्कुल मेरे नया लिए। था। पूरा विषय ही नया है आपके लिए। नया था मेरे लिए, लेकिन ये था कि रुचिकर था। रुचिकर नया था और रुचिकर था। तो मैं उसके लिए तो शुरू से मैं ये सोच के रखी थी कि मुझे जीरो से पढ़ाई शुरू करनी है जी, जी, जी। और उसके अतिरिक्त भैया का सहयोग मिला और जी। बनारस से भैया पहली बार मेरे लिए बनारस से किताबें ले आए जी, थे जी। और उन किताबों के साथ नोट्स वगैरह भी ले आए थे। जी। तो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर किताबों को पढ़ना, दिन में पढ़ाई करती थी तो और रात खुद में के notes द्वारा बनाती थी। बनाई गई नोट्स भी होंगे? हाँ, खुद के द्वारा बनाई गई नोट्स है और उसके अतिरिक्त रात में ज़्यादातर मैं लिखने का काम, नोट्स बनाने जी, का काम जी, जी। रात में किया करती थी और दिन में सवेरे का जो समय रहता था उसमें मैं अपना पढ़ाई करती थी। और फर्स्ट पेपर की विशेषकर मैं फर्स्ट पेपर सुबह पढ़ लेती थी और उसके बाद पूरे दिन का जो समय था वो हिंदी के लिए हिंदी लेती साहित्य थी। के लिए आप हाँ, लेती और जो रिवीजन का समय था तो जो जी। पेपर आने के 1 महीने पहले मैंने केवल और केवल रिवीजन किया था। जी। जी। और ये आपका ये तो नेट और जेआरएफ के लिए हो गया, और असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें आप अभी चयन हुई और प्रथम स्थान हासिल की हैं, जी। उसके लिए अभी आपके चेहरे पर वो दिख रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ मतलब यहाँ तक पहुँचे तो किन माध्यमों से पहुँचे, कौन कौन से माध्यम का उपयोग किया आपने? असल में जब 2020 में मैं इसका जी। फॉर्म डाली थी तब चूँकि ये यूपी का फॉर्म था तो एक डर था मेरे मन में, जैसे कि सब लोगों के मन में होता है कि यूपी के बच्चों जी, में जी, जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन की competition भावना की भावना होती है और ज़्यादा काफ़ी होती है। तो मेरे मन में भी था एक भय, जाहिर सी बात है, लेकिन तब मैं उसके पहले मैं जी, जी। थोड़े दिन तक पीएससी की भी तैयारी की थी, जी, जी। क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। तो मैं पीएससी की तैयारी की थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं 2 नंबरों से नहीं लिख पाई थी मेंस।
जी, जी। तो फिर उसके बाद सौभाग्य नहीं, उससे सौभाग्य हाँ, वो मेरा सौभाग्य था सौभाग्य जो कि कहिए, इसमें क्योंकि जुड़ा, जो कि जुड़ हाँ, जुड़ा, इसमें जुड़ा। ठीक है। हाँ, तो फिर मैं उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद जी, जी। मैं जनवरी फरवरी 21 से मैं नए सिरे से, चूँकि 2017 में ही मेरा जेआरएफ हुआ था, जी, जी। तो मेरी नोट्स वगैरह जो थी वो व्यवस्थित नहीं रह गई थी, नहीं रह गई थी। 3-4 सालों में। तो मैं एकदम नए सिरे से नोट्स बनाना और उसके अतिरिक्त जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व मतलब करना। पूरा का पूरा अगर आप प्रीवियस ईयर लेकर चल रहे थे, उसी के माध्यम से हाँ, आपने previous नोट्स year बनाए। और उसके अतिरिक्त जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम टेलीग्राम का मतलब भी सोशल मीडिया का सोशल मीडिया का से भी आपको बहुत प्रयोग फायदा किया था, हुआ। अच्छे से प्रयोग, क्योंकि मैं घर में ही रह के पढ़ाई करती हूँ, तो सोशल मीडिया का मतलब ये प्रयोग- जैसे कहते हैं कि सोशल मीडिया में आने के बाद इंसान का मन भटकता है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? असल में वो हमारे ऊपर निर्भर है जी, जी, जी। कि हम उसका प्रयोग किस वे में कर रहे हैं। जैसे कि यूट्यूब जब से ये कोरोना लगा और जी, ऑफलाइन, जी। हालांकि मैंने कोचिंग कभी नहीं की थी, इसके पहले भी जी, नहीं जी, की जी। थी, बाद में तो कोरोना ही आ गया था। तो इसके लिए मैं उसका भी जो सोशल मीडिया से पढ़ाई करती थी, तो जी। उसका भी मैंने एक टाइम टेबल बना रखा था जी। कि मुझे किस समय कौन कितना- सा विषय पढ़ना जी, है। जी। और उसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स जो था, करंट अफेयर्स का अहम रोल होता है किसी जी, जी, एग्जाम जी। में, वो मैं 2019 से कंटिन्यू पढ़ रही हूँ। मतलब जी। चाहे मेरा एग्जाम हो चाहे ना हो, मुझे लगता है कि नई नई चीज़ों जी, नई चीज़ों से अपडेट अपडेट रहना चाहिए, इंसान को जुड़े रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जुड़े जी, रहना जी। चाहिए। और ये सब जुलाई तक मेरी नोट्स और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई जी, थी। जी। उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रिवीजन करना था। और जो रिवीजन में कितना समय दिया आपने? रिवीजन में मैंने पर्याप्त समय, और रिवीजन में शुरू से ही करती थोड़ा थोड़ा, जी, जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम रिवीजन को ये सोच के चलते हैं कि हम लास्ट में करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। छूट जाती हैं। तो हमको रिवीजन को तो शुरू में लेके चलना चाहिए और जी। अहम रोल होता है रिवीजन का। तो जुलाई अगस्त सितंबर से मैंने केवल और केवल रिवीजन किया था। अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर में मेरा पेपर था। जी। और उसके बाद उसके मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, और सबसे जो उसमें जीएस का पोर्शन था, वो तो मैं चूँकि करंट अफेयर्स पढ़ती रहती थी हमेशा से, और जी। बीच में थोड़ा पीएससी की तैयारी की थी, तो जीएस वाला पोर्शन भी मेरा अच्छा, अच्छा सही। हाँ, अच्छा गया। और जैसे बुकों के बारे में, पुस्तकों के बारे में अगर बताना चाहें तो आप क्या राय देंगी? कैसी पुस्तकों को, कौन सी पुस्तकें असल आपने में किसका उपयोग किया? असल में मैं पढ़ाई के लिए जो मैं पढ़ाई करती थी, जी। वो मैं पुस्तकों से ही करती थी। रिवीजन के लिए जीएस की बात अलग है, लेकिन रिवीजन के लिए आपके खुद के नोट्स नोट्स थे और जी। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते थे, आराम से मिल आराम जाते से थे। मिल जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि जैसे मैं हिंदी साहित्य जब पढ़ती जी, थी, जी। हिंदी साहित्य के लिए मैं सोशल मीडिया का प्रयोग कम से कम करती थी, क्योंकि जी। साहित्य किताबों साहित्य किताबों में ही लीन है, उसी से आपको उठाना है। तो जी, जी, साहित्य जी। की चीज़ें तो मैं किताबों से ही पढ़ती थी, और उसमें जैसे जो महान आलोचक हुए हैं जी, हिंदी जी। साहित्य में, शुक्ल जी हो गए, हजारी प्रसाद जी, जी हो जी, गए, जी। बच्चन सिंह जी हो गए, जी। नगेंद्र हैं, तो इनका सबका एक तरह से मैं पढ़ती थी और सब में एक विश्लेषण करती थी कि किनका जो तर्क है वो ज़्यादा पुष्ट है, और किनका थोड़ा कमज़ोर है, किनका, क्योंकि सब सारे आलोचक हर विषय में, हर क्षेत्र में उतने खरे नहीं उतरते हैं। किन्हीं का कुछ विषय मजबूत होता है, किन्हीं का कुछ मजबूत जी, होता है, जी। और फिर हमारा नज़रिया भी होता है, मुझे कौन से आलोचक जी, जी, किस फील्ड के अच्छे दृष्टिकोण लगते पर हैं, वो अपना अपना निर्भर करते दृष्टिकोण हैं। होता जी, है। जी। बाकी आलोचक सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा नज़रिया जो है वो अन्य आलोचकों के लिए अलग अलग है। तो हिंदी की मैं किताबें जो पढ़ती वो किताब से ही पढ़ती थी। उसके अतिरिक्त जो जीएस था वो मैं यूट्यूब का सहारा भी लेती थी, गूगल का सहारा भी जी, जी, लेती जी। थी, ये सारी चीज़ें। हाँ, लिखित परीक्षा के परिणाम आने के बाद मेरे लिए जो सबसे मतलब एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, वो था इंटरव्यू। अच्छा जी, साक्षात्कार। हाँ, जी, जी, उसका साक्षात्कार। तो एक अलग स्थान रखा है, तो हाँ, उसका बिल्कुल। जी। क्योंकि साक्षात्कार मेरे लिए बिल्कुल ही नया था। जी, इसके जी, पहले जी। मैंने अभी ना तो खुद से ही अवगत होना था खुद आपको, से ही अवगत और होना था, दूसरों के सामने खुद को प्रस्तुत करना खुद को था। जी, प्रस्तुत जी, करना जी, था। जी। पढ़ना अलग बात है, लेकिन खुद को प्रस्तुत करने करना अलग बात बहुत है। बड़ी बात है। तो जी, इसके लिए मैं बहुत परेशान थी शुरू में, जब मेरा फरवरी में मेरा रिजल्ट जी, आया था। जी, जी। तो मैं परेशान थी कि मुझे क्या करना चाहिए, किसके सामने जाऊं और अपने आप को प्रेजेंट जी, करूं, ये प्रस्तुत समस्या करूं, थी। सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या थी। फिर यहाँ उसके लिए अगर देखा जाए तो मेरा सबसे बड़ा सहयोगी है क्रांति दीदी, उनकी जी, एकेडमी जी। है क्रांति एकेडमी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने एकेडमी में क्रांति एकेडमी। हाँ क्रांति एकेडमी में जी, जी। मॉक इंटरव्यू कर रही हूँ। तो उसमें मैं आई, और उसमें जो मेरे मन की झिझक और जो बोलने में हिचकिचाहट, जी। जो मतलब जितनी कमियां होती हैं, जी, जी। वो सारी चीज़ें, वो सारी कमियां उजागर हुई। जी। अब चूँकि यहाँ उजागर हो गई थी, तो
तो मेरे लिए वहाँ वहाँ का साक्षात्कार आपके लिए उत्तम वहाँ रहा। वहाँ का साक्षात्कार मेरे लिए सफल सब रहा। सफल रहा। तो ये अगर साक्षात्कार के उसमें देखा जाए तो मेरे लिए क्रांति एकेडमी बहुत ही उपयोगी साबित बहुत उपयोगी साबित हुई। हाँ। अपना आईना प्रस्तुत किया क्रांति एकेडमी में, और बिल्कुल, यहाँ से पहली आपने बार मैंने साक्षात्कार आप खुद का- से रूबरू हुई और हाँ, फिर हाँ। जाके आप पहली बार मैंने साक्षात्कार का पहली बार। अनुभव इसी जी, जी, हाँ जी। क्रांति एकेडमी में लिया था। जी, जी। जी सर। जी। तो मैं पूछता हूँ कि जैसे आपने आपका जैसा नाम किया, आपने बताया कि आपका नाम रख जाए, और आपकी जो पीछे की कहानी है वो बड़ी रोचक है कि आप पहले एक विज्ञान विषय से आ रही हैं और फिर आप साहित्य में एक बहुत ही बड़ा स्थान हासिल कर रही हैं। तो मतलब ये जो है, तो जो भी नए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? आप एक शिक्षक हो चुकी हैं और संपूर्ण तरीके से शिक्षक हो सकती है, और शिक्षा देना आपका कार्य हो गया है ना? अभी शिक्षा देना आपका पहले भी कार्य था, जी, जी। आप शिक्षा दे सकती थी, लेकिन अब आप एक प्रमाणिक शिक्षक हो गई। ठीक है, तो आप क्या मतलब क्या कहना चाहेंगी, क्या शिक्षा देना चाहेंगी अभी अपने माध्यम से, और क्या नवाचार लाएंगी? असल में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जिसमें करियर बनाना है किसी भी बच्चे को, तो उसको किसी की नहीं सुननी चाहिए, उसको केवल और केवल अपनी रुचि देखनी जी चाहिए। जी अगर उसके लिए रुचिकर विषय है तो कुछ भी कर सकता जी है। सर जी, वो तो रुचिकर विषय से आपको रुचिकर दिख विषय रहा के लिए है। कुछ भी जी जी ना, जी। उसको अपने माता पिता का दबाव सहना चाहिए, ना दोस्तों का, ना भाई बस, बहनों का, जी, जी। किसी का नहीं। तो सबसे पहले तो उसके लिए वो अगर चाह लेगा तो उसके लिए राह बन जाएंगी। जी, वो जी, अपने जी, जी। सबसे विषय का चुनाव जो होता वो तो है, आपने दिखाया हाँ। कि शून्यता से शिखर तक किस तरह जाते हैं, वो आपने बताया। तो वो विषय का जो जी। चुनाव होता है वो सबसे अहम रोल जी, होता है विषय का करियर के चुनाव। लिए। हाँ, तो विषय का चुनाव करने के बाद हमको छोटे छोटे स्तर पर कोशिश करनी जी, चाहिए, जी, जहाँ जी। तक हो सके अपने से कोशिश करनी चाहिए। बाद में हम ले सकते हैं मार्गदर्शन, ले सकते हैं लोगों से, लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश और एनालिसिस अपने से करनी चाहिए। और जो मैं ये मानती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं जी, जी। उनका एनालिसिस जितना हो सके उतना करना चाहिए। मॉडल पेपर एक होते हैं, प्रीवियस ईयर जी, पेपर जी। होते हैं, लेकिन मॉडल पेपर से भी अच्छा जो एक वो बनता है, हमारा दृष्टिकोण बनता है पेपर को लेकर, प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर में। तो अगर एग्जाम, क्योंकि होता क्या है कि कुछ एग्जाम है वो रेगुलर होते हैं, कुछ है कि नहीं नहीं होते हैं। तो जो एग्जाम रेगुलर हो रहे हैं उनमें तो आराम से प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 साल 12 साल का भी अगर पेपर देख लिया जाए तो वो सफिशियंट है। वो हमें बता हाँ, सकता वो है कि हमको हमें आगे के आगे की क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसा और किस जी। पैटर्न पर। सबसे बड़ी बात जैसे कि आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे जी, जी, हैं जी। उसमें एग्जाम में, तो जिस पैटर्न पर पेपर आता है उस जी। पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि जी। हम ज्ञानी बन भी जाएंगे लेकिन अगर पैटर्न नहीं पता होगा जी। तो वहाँ हमको समस्या हो सकती जी, है। जी, तो जी। पैटर्न को फॉलो करना, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना और अपडेट रहना, अपडेट रहना जी। अपडेट रहना बहुत सबसे बहुत जरूरी है। जरूरी है। और विषय को लेकर अपना विषय को, अपने हाँ, ऊपर हाँ, ध्यान अपने ऊपर जो आप मुझे जिस अच्छा जिस लगता विषय है। में आपको रुचि हो, हाँ, जो वही मुझे अच्छा लगता है वो कठिन से कठिन विषय भी हो कोई सकता भी है, विषय, सरल से अगर सरल विषय रुचि भी है हो तो सकता कठिन तो कुछ है नहीं, बिल्कुल फिर कठिन आपको कुछ कठिन नहीं होता ही नहीं। कठिन कठिन शब्द ही हाँ, नहीं है। कठिन शब्द और आपने ही- बताया कि कठिन शब्द कुछ होता नहीं, कुछ नहीं क्योंकि होता है। आपने स्वयं साबित करके दिखाया। जी, तो कठिन जैसा कोई शब्द होता ही तो अभी आप अपनी लेखन कला के माध्यम से लोगों को बताना आगे भी जारी रखेंगे? बिल्कुल, लेखन तो कला जो आपका है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने एमए में मैंने जो लिखा था उसके बाद तो मैं बिल्कुल लिखने का मुझे अवसर नहीं मिला, क्योंकि लिखने के लिए भी समय होना चाहिए। छोटी मोटी अब या फिर कहानी? असल में मैं कहानी लिखती थी, कहानी। मैं पंक्तियाँ नहीं लिखती थी। जी। जैसे कहानियाँ लिखा करती थी, और मैं लगभग 7-8 कहानियाँ लिखी हैं। जी। हाँ, उनको भी व्यवस्थित करना है, जी। क्योंकि मैंने जो मन में आता रहा कि नहीं मुझे ये लिख तब लेना आपने चाहिए। लिखा, जी। मैं उसको कभी कभी तो ऐसा भी होता रहा कि सोते समय अगर कोई थॉट अच्छा आ गया तो उसको लिख लेना है, नहीं तो ऐसा है कि कहीं भूल ना भूल ना जाए, जी, जाए। जी। हाँ, तो अच्छी अच्छी चीज़ें कभी भी आ सकती हैं जी, दिमाग में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लिए प्रयास करें। जी, जी। कभी वो दिमाग में वो बनी रहती हैं, कभी वो मूर्त रूप में आ जाती हैं सामने, जी, तो उसको जी। लिख लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त लेखन कला को तो मैं बढ़ाऊंगी ही। और अगर जैसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की बात है तो मेरा ये मानना है कि हर जो शिक्षक है उसको लिखना चाहिए और प्रेरणा देनी चाहिए बच्चों को लिखने की। पढ़ना तो ठीक है, लेकिन पढ़ के और उस चीज़ को लिख के व्यक्त करना, और उसके क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम मान लीजिए कि उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो जो मेरी लेखनी है वो हमेशा रहेगी। हो ना हो मेरी लेखनी उपस्थित रहेगी। और खासकर जो महिलाओं की शिक्षा है उस पर मैं विशेष कार्य करना चाहती हूँ।
क्योंकि लड़कियों के साथ समस्या होती आती है शादी के बाद, जी, और जी। उसकी दिशा में मैं प्रयासरत हूँ कि ये मानसिकता हटाई जाए कि शादी के बाद हम वो नहीं तो कर आपने सकते। हटा ही दी एक प्रकार से, तो मानसिकता तो आपने उसके हटा लिए दी है हाँ, और वो सबके उसके सामने लिए है, मैं वो प्रयासरत हटा दी। रहूंगी। जी, जी। हाँ, कि ये मानसिकता को हटा दिया जाए कि शादी के बाद नहीं हो सकता। पहली बात तो ये हटा दिया जाए। दूसरी बात, लेखनी को मैं अपने बहुत आगे तक ले जाऊंगी। समाज में जो विकृतियां हैं, खासकर बुजुर्ग लोगों के साथ होने वाले व्यवहार, मेरे लेखन का एक विषय होगा। जी, जी, जी। आपके भविष्य में, हाँ, जी, जी। आपका ये हाँ, ये मेरा मेरा विषय होगा, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से। स्त्रियों पर आपका हाँ, ध्यान केंद्रित है, हाँ, उनकी स्त्रियों उनकी पर। शिक्षाओं पर। हाँ, स्त्रियों की शिक्षा, क्योंकि जी, जी। किसी भी लड़की का सबसे जरूरी, आजकल लोग दहेज ज्यादा दे देंगे और सारी चीजें करके लड़की नहीं। को अच्छी शादी तो अच्छी कर देते हैं। मतलब आपका कहना है कि दहेज में शिक्षा मांगे। नहीं नहीं, दहेज नहीं दो आप। मत दो, आप शिक्षा शिक्षा दो। दो। जी, जी। शिक्षा दो। ऐसी वो शिक्षा दहेज, दो कि हाँ, दहेज हाँ, दहेज की जरूरत जरूरत ना पड़े। जी, जी। जी। तो एक आपसे अभी एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूं, है ना? जी। अभी तो हम पारिवारिक माहौल में ढल ही गए हैं, तो एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप यहाँ तक आए अपने जीवन में लगातार संघर्ष के बाद भी, अब संघर्ष ही कह सकते हैं, भले पॉजिटिव आपके पास आए हैं ना, सकारात्मक लोग हैं, लेकिन संघर्ष तो है, स्वयं से संघर्ष करना ही पड़ा आपको। तो आप आगे चल के, जैसे अभी आगे चल के भविष्य में करना क्या चाहती हैं? जी, अगर देखा जाए तो मैं अभी तो फ्यूचर में मेरा सिविल सेवा में जाने का मन जी, है, सिविल और सेवा। उसके लिए मैं चूंकि सिविल सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं पहुंचकर हर क्षेत्र को हाँ। और हर क्षेत्र में पहुंच बना सकती हूँ। जी, अगर जी। सेवा की भावना है मेरे अंदर, तो मैं हर वर्ग को ले सकती हूँ। जी, जी। तो अभी तो सिविल सेवा में जाने का तो आप सपना है। ये काम तो यहाँ पे रह के भी कर सकती हैं, यहाँ पे भी आपको हर वर्ग के लोग मिलेंगे, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, उसके उसके उस पर आपका क्या विचार है? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो यहाँ भी मैं समाज में जी, परिवर्तन जी, ले आ सकती ले आ हूँ। सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि सिविल- शिक्षक से बड़ा समाज में और कोई नहीं। और कोई नहीं होता जी, है, जी, कोई बिल्कुल बल है सही। ही नहीं जीवन में। लेकिन सिविल सेवा एक ऐसी है ना कि जहाँ मैं जिस तरीके से चाहूँगी, क्योंकि अभी क्या है कि जो मेरी जॉब है, तो यहाँ मैं जो आने वाले बच्चे हैं उनसे मैं जुड़ सकूँगी, पढ़ाने वाले जी, बच्चों जी, से जी। जुड़ सकूँगी, और मेरा दायरा जो है वो अभी अभी सीमित है, हाँ, अगर अभी आप ये अभी कहना तक चाहते हैं, सीमित है। सीमित है। हाँ, और जो एक काम करने के, निर्णय लेने की क्षमता जो है, जो अभी मेरे अंदर है, उसका समुचित प्रयोग मैं सिविल सेवा में जाकर ही कर पाएंगे, आपका ये मानना है? हाँ, मेरा ये मानना है। तो अभी जब तक आप सिविल सेवा के लिए जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, तब तक यहाँ पे क्या बदलाव चाहती हैं आप शिक्षा के क्षेत्र में? हाँ, तब तक मैं क्या ला सकती हैं? हाँ, क्योंकि आपको देखकर लग नहीं रहा, आपकी सुखता देखकर लग नहीं रहा कि आप रुकेंगी, कुछ तो परिवर्तन लाने ही वाले हैं जी, जी, परिवर्तन के आप तहत परिवर्तन मैं- का रूप ही बन चुकी हैं एक प्रकार से। नहीं, परिवर्तन मुझे ले आना है। जी, और जी। ये जो महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार है, वो खुलकर उसका विरोध करें और लिख के समाज के सामने ले आए। जी, मतलब क्योंकि आपका होता- प्रस्तुतिकरण, आपका जो आपकी ताकत, आप कलम के माध्यम कलम से। के जी, माध्यम, जी, कलम में बहुत ताकत बहुत होती है। ताकत है। हम बहुत सारी चीजें ना सिर्फ सोचते रह सोच जाते सकते हैं, बोल व्यक्त नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, जी। उसमें सामाजिक बंधन होते जी। हैं, उसमें अपना दायरा दायरा का होता है। वो करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जी। लेकिन जब कलम के माध्यम से, और आजकल सोशल मीडिया में इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने कलम के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं, उसको बिना दबाव के। हाँ, बिना दबाव के रख जी, सकते जी। हैं, निष्पक्ष तरीके से रख सकते हैं। तो मैं तो महिलाओं को यही कहूँगी कि कोई भी समस्या है, आपको परेशान कर रही है, सामाजिक समस्या है आपकी, और कोई मानसिक समस्या है, उसको आप लिखिए, जरूर लिखिए। जो देखिए वो लिखिए, जो देखिए वो यथार्थ लिखिए, यथार्थ लिखिए। यथार्थ लिखिए। जी। तो इस क्षेत्र में तो मैं ये परिवर्तन चाहूँगी, और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष काम करूँगी। और इसके अतिरिक्त जो मेरा वो है सपना है, इन सबको करते हुए मैं आपको सिविल सेवा की तैयारी करना चाहती हूँ। जी, जी, इन सबको साथ में लेकर, इन सबको साथ में लेकर सिविल क्योंकि सेवा। ये भी मेरा सपना था। जी, जी, मेरा जी। हायर एजुकेशन में जाना भी सपना था। जी, जी। लेकिन हायर एजुकेशन में पहुँचते पहुँचते बहुत सारे वर्गों से मैं जुड़ी, बहुत सारे लोगों से मिली, तब हाँ, तरह तरह के लोगों से मिली, समस्याएं सुनी। तो मैं ग्रामीण आपके परिवेश से आई। इस दौर में, आपके इसमें तो वैचारिक मतभेद किससे थे प्रमुख रूप से, अगर कह सके तो वैचारिक मतभेद किसी से हुए आपके वैचारों का टकराव, वैचारिक मतभेद, जैसे आपके परिवार में, दोस्त में किसी से वैचारिक मतभेद रहे हों? बिल्कुल। होता क्या है असल में कि मैं शुरू से ही तार्किक रही हूँ। मेरा खुद से ही मैं प्रश्न करती रही, खुद से ही मैं उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करती रही, और खुद से ही लगता रहा कि अगर इसका विपक्ष
हमारे सामने आएगा तो मुझे उसको कैसे कैसे उत्तर हाँ देना है, कैसे जी। उत्तर देना है। तो मेरा वैसे मतभेद खुलकर सामने किसी से नहीं जी, आता जी, था जी। बिल्कुल। मुझे लगता था कि नहीं, मतभेद करने से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। जी। अभी मैं इतना अध्येता हूँ, जी, क्योंकि जी, अभी मैं अध्येता हूँ, जी, तो जी। अभी मुझे खुलकर मतभेद नहीं करना चाहिए। अभी मतभेद करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जी, जी, तो मैं ज़्यादातर अध्ययन पर विश्वास रखती हूँ, ज़्यादातर किताबों के अध्ययन पर मैं बहुत विश्वास रखती जी, हूँ। जी। तो मुझे लगता है कि मैं अभी अध्ययन करूँ, अपने अंदर ही एक विपक्ष तैयार करूँ, एक पक्ष तैयार तैयार करूँ, जी, करूँ, जी। दोनों के पक्ष में तर्क भी तैयार करूँ, विपक्ष में हो पक्ष में हो उसके तर्क तैयार करूँ। और उसके बाद फिर जब मैं उस क्षेत्र में पहुँच जाऊँगी, मुझे लगेगा कि हाँ मैं परिपक्व हो चुकी हूँ लॉजिक करने के लिए, जी, जी, तर्क तर्क करने करेंगे, के जी। लिए बिल्कुल करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा जी। कि आपके सफलता के जो जो राह थी उसमें साथी कौन-कौन थे आपके, और मतलब कितना सहयोग मिला, और ये श्रेय किसको देना चाहती हैं? जी। सर असल में मैं जब पढ़ाई करती थी स्कूल जी, में, जी, जी। तो मेरे प्राथमिक टीचर तो जो थे मेरे प्राइमरी, जी। हाँ गांव के जो 5वीं तक के स्कूल होते हैं उसके हैं, हाँ। अवध भूषण मिश्रा जी। जी, जी। तो उनका मैं नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने शुरू से हमको पता नहीं क्या उनको लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ जी, कुछ, जी। तो वो शुरू से ही मुझे मोटिवेट करते रहे हैं। और उसके अतिरिक्त मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12वीं तक फिर गांव में ही हुई, जी, फिर जी। 5वीं तक गांव के स्कूल में हुई, हाँ, और फिर स्कूल 12वीं में। तक मुझे 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। जी। तो वहाँ तमाम टीचर थे जो मेरा सहयोग, भरपूर सहयोग किया करते थे। अभी तक आपके विचार में क्या करना है, अभी तक नहीं था? नहीं, अभी तक बिल्कुल जी, भी जी। नहीं था, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे पिताजी हायर एजुकेशन के लिए रीवा ले जाएंगे। मेरे गांव में ऐसा कोई जी, जी। मतलब इंसान नहीं था जो अपनी लड़कियों को ले गया बाहर बाहर। ले गए। तो मुझे भी यही लगता था कि 12वीं के बाद पढ़ाई मेरी बंद जी, ही होने जी। वाली है। तो मैं 12वीं में लगता था कि जितना हो सकता है उतना मेहनत मेहनत करो, मेहनत करने का लास्ट मौका है ये। जी। तो वहाँ जैसे सुरेश मिश्रा जी थे सर, और वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री जी। पढ़ाते थे। फिजिक्स के लिए एस.वी. सिंह सर। तो ये सारे सर और भी बहुत सर हाँ, शिक्षक रहे होंगे शिक्षक अभी। रहे होंगे। जी, जी, जी। तो वो सब सहयोग करते रहे, यथा समय सहयोग मिलता रहा मुझे। जी। और अचानक से जब मेरा 12वीं कंप्लीट हुआ, जी, तब जी। अचानक से पिताजी ये निर्णय लिए कि नहीं, मैं ले जाऊँगा पढ़ाने के लिए। मैं चूँकि उन- पढ़ने के लिए भोज बहुत ज़्यादा। हाँ विद्यालय था मेरे यहाँ, भोज जी, जी। विश्वविद्यालय था, लेकिन मैं वहाँ से पढ़ने के लिए तैयार नहीं नहीं थी। थी। तो पिताजी बोले कि ठीक है, ऐसी बात है तो चलो वहाँ से कॉलेज कर लो। लेकिन मैं कॉलेज करने बस के लिए ही यहाँ आई थी, 3 जी, साल अभी ग्रेजुएशन आपको करने के लिए। कुछ अभी भी क्या कुछ करना है नहीं कोई पता, मतलब अभी नहीं। कुछ भी नहीं पता था। और वहाँ मैं अपनी बहन ऋचा के साथ आई। तो यहाँ पढ़ते हुए जब मैं मुझे प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है रीवा का, मॉडल साइंस जी, कॉलेज। जी, जी। तो वहाँ एडमिशन भी मिल गया, और वहाँ एडमिशन मिल गया तो वहाँ का माहौल जो है, क्योंकि वहाँ वो साइंस और मैथ पढ़ने जी। वाले ही बच्चे रहते रहते हैं, हैं, तो वहाँ जी, का जी। जो माहौल है सकारात्मक रहता है, सकारात्मक हमेशा रहता है, सकारात्मक जी। रहता है। तो वहाँ जो टीचर लोग थे उन लोगों का सहयोग तो था, लेकिन मैं उतना जुड़ नहीं पाई जितना कि मुझे जुड़ जाना चाहिए। जी, मैं जी। गांव से आई थी, और यहाँ का देख के, और चूँकि मेरा मीडियम जो था वो हिंदी था, और यहाँ सारी चीज़ें इंग्लिश में होती थी पढ़ाई लिखाई, तो मुझे थोड़ी समस्या हुई थी। लेकिन किताबें मिल जाया करती थी, सहेलियों का सहयोग रहता था। तो ये सब करते करते मैं बीएससी फाइनल में पहुंची, तब मुझे लगा कि आप एमएससी करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मैं अब एमए कर सकती हूँ। मुझे लगता था कि जो बीएससी करता है वो एमएससी करता होगा। तो मैं एमएससी के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हो गई। और हाँ, तो बीएससी फाइनल में जब थी, तो मैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा की, और ये लगा कि मुझे अब जाना है एमएससी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। संयोग से मेरे बड़े भैया आ गए। मेरे मतलब बड़े भैया का मैं क्या बताऊँ, गर्व से नाम लेती हूँ। अगर जी। मेरे कैरियर के उसमें क्षेत्र में देखा जाए तो पिताजी तो ठीक है, वहाँ से पिताजी का निर्णय बहुत शानदार था हम लोगों को लेके बाहर निकालने का, ले जाने का। और उसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मेरे भैया का निर्णय, वहाँ जब मैं एमएससी करने जा रही थी, और वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम एमए करो, वहाँ भैया का निर्णय बहुत ही मेरे और लिए। आपको जब वो एमए करने के लिए बोले तो आपके मन में हाँ, क्या तब चला? तो मैं खुश हो गई थी, क्योंकि भैया ऑलरेडी जेआरएफ थे संस्कृत जी, विषय से। जी। तो जब उन्होंने कहा तो अच्छा, घर में ये लगा, सब लोग बोले। हाँ, तो जो मेरे बड़े भैया हैं अधोक्षजानंद ओझा, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम एमएससी मत करो, और तुम इसके अतिरिक्त इसकी जगह में हिंदी साहित्य से एमए कर लो, क्योंकि मेरे लिए एकदम नया था।
हो गई कि मुझे अब हिंदी साहित्य पढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन एक संशय भी था कि अगर मेरा नेट नहीं निकल पाया तब मैं क्या करूँगी, क्योंकि बीएससी मेरा बैकग्राउंड है साइंस और मैं हिंदी साहित्य से एमए कर लूँगी तो मैं किस बेस पर आगे बढ़ूँगी अगर नेट नहीं निकल पाया तब। तो रिस्क तो था, लेकिन एक जुनून भी था कि नहीं नहीं निकलेगा। मुझे ये लगता था कि मेरी आगे की पढ़ाई पीएचडी करना चाहती थी, तब मैं मेरे मन में तब आया था कि नहीं मुझे पीएचडी करना है। तो तब लगता था कि नहीं नेट भी अगर हो जाएगा तो मैं ज़रूर पीएचडी करने जाऊँगी। हाँ, लेकिन संयोग से मैं जब तैयारी शुरू की तब भैया बीच बीच में मुझे पढ़ाया भी करते थे, क्योंकि फर्स्ट पेपर भैया का जो था वो बहुत ही स्ट्रांग था। भैया को भी मैथ वगैरह था तो मुझे पढ़ाया करते थे, बैठा के पढ़ाया करते थे फर्स्ट पेपर, और सेकेंड पेपर में अपने से पढ़ती थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तब अविश्वसनीय था, मेरे लिए बिल्कुल अविश्वसनीय था। 2 जनवरी सन 18 को शाम 7-8 बजे के आसपास रिजल्ट आया था, मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है। हाँ, मेरे भैया जब फ़ोन किए तो बोले कि अपना रोल नंबर बताओ, मैंने बताया, फिर उन्होंने कहा कि JRF हो, तो मैं फिर से मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैं चूँकि मेरे पास तब फ़ोन नहीं था, हाँ स्क्रीन टच फ़ोन नहीं था, तो मैंने बगल में गई और अपना रोल नंबर दे के भैया थे उनसे पूछी। जब मैं अपनी आँखों से देखी तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ मैं JRF हूँ। हाँ, और वहीं से फिर मेरी यात्रा शुरू हो गई। हाँ, वहीं से मेरे आगे बढ़ने के द्वार देखा जाए तो वहीं से खुल गए। हाँ, और एमए के दौरान ही जो अगर देखा जाए तो कॉलेज में जो सहयोगात्मक रवैया था, तो उसमें शिखा द्विवेदी मैडम थी, मेरी बहुत ही सहयोग करती थी मेरा, और पढ़ने के लिए नोट्स वगैरह। और एक मैडम थी डॉक्टर उषा किरण भटनागर मैडम, उनका भी सहयोग था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी डिपार्टमेंट में लोग थे सब। यहाँ तक कि मैं 1 महीने की छुट्टी मांगी थी जब पेपर होने वाले थे, तो मैंने अपने छोटी मैडम से 1 महीने की छुट्टी ली थी और उन्होंने दे दिया था। उन्होंने कहा था कि हाँ तुम आराम से तैयारी करो, क्योंकि तुम तैयारी कर ही रही हो तो फिर 1 महीने छुट्टी लेके पेपर दे दो। हाँ, उसके अतिरिक्त जब मैं एमफिल में गई तब पहली बार एमफिल में जाने पर मुझे क्रांति दी से मेरी पहली मुलाकात हाँ एमफिल के दौरान हुई, और वहाँ मुझे लगा कि नहीं, यहाँ अकेले भी संघर्ष करते हैं लोग, साथ में भी करते हैं। तो संघर्ष एक संघर्ष है, वो चाहे साथ में हो चाहे अकेले का, उनका संघर्ष क्योंकि बहुत ही अलग तरीके का था। और मेरे जब से उनसे मिली तो मेरे अंदर ये चीज़ आया कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। हाँ, और फिर तो मौके मिलते ही गए। एमफिल के दौरान भी मुझे यही जितने डिपार्टमेंट में टीचर थे सब लोगों का, जैसे भूपेंद्र सर थे एमफिल में, उनका भी सहयोग बहुत अच्छा था। और जो मेरे गाइड थे डॉक्टर रामेश्वर पांडे सर, बहुत ही उनका सहयोग था मेरी थीसिस लिखने से लेके हर काम में। उन्होंने कभी भी मना नहीं किया कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। उनका सहयोग मुझे भरपूर मिला, और मेरा एमफिल भी पूरा हो गया, अच्छे से पूरा हुआ एमफिल। और उसके बाद जो तैयारी कर रही थी, तैयारी के दौरान तो जो टीचर लोग थे उनका सहयोग मिलता ही था, कि यूट्यूब सोशल मीडिया ये तैयारी में मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ मिलाया था। और साक्षात्कार के लिए क्रांति अकेडमी, और क्रांति अकेडमी में जो साक्षात्कार लेने वाले जो टीचर थे, जिसमें से कि डॉक्टर सेवाराम त्रिपाठी सर थे, डॉक्टर रमा गोविंद द्विवेदी सर थे, और डॉक्टर दिव्या मिश्रा मैम, और डॉक्टर शिप्रा द्विवेदी भी आई थी, और संदीप भैया, सब लोगों का सहयोग था। और क्रांति दीदी तो थी थी पूरी, मतलब जो कहने का मतलब कि पूरी टीम, जो क्रांति अकेडमी की जो पूरी टीम है, सब लोगों का भरपूर सहयोग साक्षात्कार में। और सफलता का अगर देखा जाए तो श्रेय तो मैं सभी लोगों को देना चाहती हूँ, प्रत्यक्ष सभी लोगों का सहयोग था, लेकिन घर परिवार का जो सहयोग होता है, वो इनफॉर्मल जो वो रिश्ते होते हैं, उनमें जो सहयोग की भावना होती है, वो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मानसिक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग करता है। जी, आपके वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी का भी सहयोग, वो बताए ना, वो मानसिक रूप से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और ये तो मुझे घर परिवार और विशेषकर भैया, पिताजी, सबसे मिला। आज तक मैं जो भी करती आई हूँ, इन्हीं सब लोगों की प्रेरणा से करती आई हूँ। उम्मीद है आगे भी मैं इन्हीं सब प्रेरणा से आगे बढ़ती जाऊँगी। जी।
तो श्रेय आपका बंटा हुआ है, अभी हमने जाना कि जो आपने श्रेय दिया तो बांट कर दिया। अगर ये पूरा संपूर्ण तरीके से श्रेय दिया जाए आपके इस सफलता के पीछे तो किसका होगा? अगर संपूर्ण तरीके से देखा जाए तो मेरे भैया गाइड करने के अगर उसमें देखा जाए, जो कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम था एमए करना। मेरे ज़िंदगी का सबसे हिंदी साहित्य से एमए हाँ ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कदम कई थे, जैसे कि रीवा आना बाहर पढ़ाई जी, जी, करने जी, के जी। लिए और उसके बाद एमए करना, दो ही मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कदम थे जी। और उनका श्रेय मैं अपने भैया को देना चाहती हूँ। भैया जी का अध्यक्ष जानंद ओझा जी, जी, जी। हाँ उनको देना चाहती हूँ जी सर। ओझा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली बहन मानती हूँ जी, कि जी। उन जैसा भाई मिला और सौभाग्यशाली पुत्री भी मानती हूँ जी, कि जी, जी। जैसे पिताजी जो मेरे डॉक्टर ब्रिजेश नाथ ओझा, जी। इन जैसे पिता मिले, इनका इतना सहयोग था और हर कदम पर सहयोग जी, मिलता जी, जी। गया। और मैं तो चाहूँगी कि लगभग हर भाइयों का जो रवैया है अपनी बहनों के प्रति वो ऐसा ही जी, हो, जी, सहयोग का। ऐसा भाई सबको ऐसा भाई सबको जी, मिले, जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और छोटी बहन में देखा जाए तो मेरी छोटी बहन दो हैं, ऋचा और सत्या। तो सत्या तो भी चूँकि बहुत छोटी है, लेकिन ऋचा का सहयोग मेरे लिए अतुलनीय अच्छा, है। आपने बताया कि आप उन्हीं के साथ बाहर उन्हीं आए के हैं। साथ में बाहर आई थी और तैयारी के दौरान तो कई बार ऐसा भी होता था कि जब मुझे नींद लग जाती थी तो चाय ले आके टेबल में देती थी जी, जी। कि उठो और पढ़ो। तो उसका सहयोग तो मेरे मन से कभी जा ही नहीं जी, सकता, जी। अतुलनीय सहयोग उसने किया जी। है। मेरे साथ रह के जो सहयोग शिक्षा की साथी एक हाँ, प्रकार शिक्षा से। की साथी, जी, मेरे जी, साथ जी। की मेरे तैयारी की सबसे जी। नज़दीकी साथी थी मेरी। जी। जी जी सर। चलिए प्रज्ञा जी, आपके द्वारा दी गई जी आपसे आपके द्वारा दी